नमस्कार साथियों। अपने पीछे वाली क्लास के अंदर जो पढ़ के आए हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश कर रहे हैं टॉपिक, और भौतिक प्रदेश के अंदर मरु प्रदेश के बारे में चर्चा की और कंप्लीट मरु प्रदेश के बारे में थोड़ी चर्चा की। कंप्लीट मतलब पूरे सारे को देख रहे थे। अब इसके पार्ट बांटने, भाग बांटने। जैसे मैं बात करूं मरु प्रदेश की कि सर सबसे पहले अपने यहाँ लिख देता हूं मरु प्रदेश, मरु प्रदेश। और मरु प्रदेश जो है सर, इसको बांटा गया अपने दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। मरु प्रदेश को मैंने बांट दिया दो भागों में। एक तो कौन सा? शुष्क, कौन सा? शुष्क। और एक कौन सा? शुष्क प्रदेश। और एक प्रदेश कौन सा? अर्ध शुष्क। ये लो जी, एक आपका कौन सा आ गया? अर्ध शुष्क। एक शुष्क प्रदेश आ गया और एक आ गया अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश जो है, इसको बांटा किसके आधार पे गया है? इसको बांटा गया सर वर्षा के आधार पे। किसके आधार पे? वर्षा के आधार। शुष्क और जो अर्ध शुष्क बेल्ट है, इसको बांटा किसके आधार पे गया है? वर्षा के आधार पे। किसके आधार पे बांटा गया है? वर्षा के आधार पे। ये लो जी, गलत हो रहा है, इसको तो हटा ही देते हैं, आगे वाले में करते हैं। देखो, शुष्क और अर्ध शुष्क। अब शुष्क और अर्ध शुष्क को बांटा गया जो वर्षा के आधार पे बांटा गया। तो कौन कौन से भाग? जो ये एरिया है, इस एरिया में वर्षा आती है 0 से 25, और यहाँ आती है, यहाँ लिख देता हूँ 0 से 25 सेमी, और यहाँ आती है 25 से 50 सेमी। ठीक है। अब शुष्क और मरु प्रदेश कंप्लीट है। इस कंप्लीट को दो भागों में बांटा गया, शुष्क और अर्ध शुष्क को। और शुष्क जहां वर्षा 0 से 25 होती है और 25 से 50 होती है, वो अर्ध शुष्क। शुष्क के बाद जो ये भाग बांटा गया दो भागों में। एक आता है बालुका स्तूप युक्त। कौन सा? बालुका स्तूप युक्त। एक आता है बालुका स्तूप मुक्त। दो भाग। एक आता है बालुका स्तूप युक्त और एक आता है बालुका स्तूप मुक्त। बालुका स्तूप युक्त वो क्षेत्र जहां बालू है, मतलब मृदा है, और उससे आकृतियां बनती है, जैसे अनुदैर्य है, अनुप्रस्थ है, बालसन है, बरखान है, सीप है, नेबखा है, पैराबोलिक है। ये काफी बालुका स्तूप आते हैं ना। और एक वो क्षेत्र जो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र, जहां चट्टानी भाग है। यहां ये अपने आप में 100% है। इस 100% में ये बालुका स्तूप युक्त भाग आता है 58.50 सेमी, और ये भाग आता है 41.50 सेमी। डन। मरु प्रदेश को दो भागों में बांटा, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क वो क्षेत्र 0 से 25 सेमी, अर्ध शुष्क 25 से 50 सेमी। शुष्क प्रदेश बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र 58.50 और बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र 41.50। तो सर अर्ध शुष्क को भी बांटे? बिल्कुल बांटे जी। अर्ध शुष्क की मैं बात करूं तो इसको 4 भागों में। एक नंबर तो कौन सा आएगा? घग्गर बेसिन। कौन सा आएगा? घग्गर बेसिन, एक नंबर। 2 नंबर पे आएगा शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र कौन सा आएगा? शेखावाटी क्षेत्र। 3 नंबर पे आएगा नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। एक आपका ये आएगा लूणी बेसिन। कौन सा? लूणी बेसिन। अब बेसिन का मतलब क्षेत्र होता है, इसी को ही बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश? गोडवाड़। अब एक बार वापस से देखना,
मरु प्रदेश को 2 भागों में शुष्क और अर्धशुष्क, अर्धशुष्क को 4 भागों में घग्गर, शेखावाटी, नागौरी, लूणी बेसिनी से गोडवाड़ प्रदेश। शुष्क प्रदेश को बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। ये अपने कौन सा भाग आ गया? पूरा कंप्लीट आपका कौन सा आ गया? मरु बेल्ट आ गया। कौन सा आ गया? पूरा कंप्लीट आपका मरु बेल्ट। अब इसकी स्थिति अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थिति राजस्थान में जो एरिया है वो किस तरीके से बांटेंगे वो देखो। ये लो जी, ये लो, यहां ये एरिया आ गया मरु प्रदेश का। ओके, ये बेल्ट आ गया शुष्क का। ओके, आजो, ये कौन सा? शुष्क प्रदेश। और ये कौन सा? अर्ध शुष्क प्रदेश। ये भाग वो है जहां वर्षा 0 से 25 सेमी होती है। ये एरिया जो इस एरिया 0 से कितनी सेमी हो? 0 सेमी से 25 सेमी वर्षा हो। ये भाग जो 25 से कितनी सेमी हो? 50 सेमी वर्षा हो। एक बार यहाँ 40 सेमी वर्षा का क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है भाई, 25 से 40 सेमी भी हो सकता है, अधिकतम 50 सेमी। 2 भाग, शुष्क और अर्धशुष्क। और यहाँ अब शुष्क के अंदर इस एरिया में क्या है? डेजर्ट एरिया। एक तो इस एरिया में बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र आता है, एक इस एरिया में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। युक्त मतलब है मिट्टी और मुक्त मतलब नहीं है। जैसलमेर एरिया के 65-70 किलोमीटर के चारों तरफ चट्टानी भाग है तो वो मुक्त क्षेत्र है, बालू का स्तूप मुक्त, तो वहां पथरीला क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ इसमें यहाँ एक नहर निकलती है घग्गर, फिर ये एरिया शेखावाटी, फिर यहाँ एरिया नागौरी उच्च भूमि और यहाँ एरिया लूणी बेसिन का। अब इसके बारे में अपने डिटेल से चर्चा। सबसे पहले बालू का शुष्क को देखते हैं, इस कंप्लीट के बारे में। यहाँ बालू का स्तूप वाले बेल्ट को, फिर बालू का स्तूप मुक्त वाले बेल्ट को। अब सबसे पहले बालू का स्तूप युक्त बेल्ट की बात करें। किसकी बात करें? बालू का स्तूप युक्त। अब मैंने आपको एक भूगर्भीय जल पट्टी के बारे में बताया था कि सर अपने डायग्राम करेंगे पिछली क्लास के अंदर, है ना? तो करें फिर, किसी चीज की देरी ना करते हुए। ये लो जी, ये आ गई। यहाँ एक भूगर्भीय जल पट्टी है। ये लो जी, यहाँ एक भूगर्भीय जल पट्टी। अब भूगर्भीय जल पट्टी का मतलब क्या होता है? भूमि के अंदर क्या है? एक जल राशि है। क्या है? भूमि के अंदर एक जल राशि है, भूगर्भीय जल पट्टी। सर इसे बोला जाता है लाठी सीरीज। मैं कहूं कि क्या एक भूगर्भ जल पट्टी, भूगर्भ जल पट्टी। इसी का ही दूसरा नाम क्या आता है? लाठी सीरीज। क्या आता है? लाठी सीरीज। ठीक है, भूगर्भीय जल पट्टी को क्या कहते हैं? लाठी सीरीज। है ये कहां? मोहनगढ़ से पोखरण। और ये कहां है? जैसलमेर में। मोहनगढ़ पोखरण से जैसलमेर। अब सर इसकी लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई जो आपकी आती है वो आती है 80 किलोमीटर। और गुरुजी इसकी बात करूं चौड़ाई की तो चौड़ाई इसकी कितनी आएगी? 60 किलोमीटर। कितनी आएगी? 60 किलो। मैं कहूं कि ये जो भूगर्भीय जल पट्टी है, कौन सी जल पट्टी? भूगर्भीय जल पट्टी। इस भूगर्भीय जल पट्टी के अंदर अगर बात करें अपने,
भूगर्भीय जल पट्टी के अगर बारे में बात करें अपने, तो ये आपके क्या है, मीठे पानी की जल पट्टी। बहुचर्चित है क्यों, ये बहुचर्चित इस कारण है, ये मीठे पानी की क्या एक जल पट्टी। अब मीठे पानी की जो जल पट्टी है ये, इसकी खोज की थी 2007 में, 2007 में की थी पालीवाल ब्राह्मणों ने, ठीक है। अब लो, इसकी खोज की गई थी, ठीक है। अब इसकी खोज यहां एक घास आती है, सेवण घास। कौन सी घास, सेवण घास। इस सेवण घास इसमें सबसे ज्यादा है, यहां इसमें कौन सी घास है, सेवण घास। और सेवण घास का तना कंप्लीट मीठा होता है, तो कंप्लीट पौधा ही मीठा होता है, तो इसके आधार पे पता लगाया गया कि यहाँ इसके भूमि के अंदर भी पानी क्या होगा, मीठा होगा। तो गुरुजी इस सेवण घास के आधार पे इस भूगर्भीय जल पट्टी का मीठा पानी का पता चला। इसी कारण ये पोखरण मोनगढ़ एरिया वाला बेल्ट है, यहाँ सर्वाधिक क्या होती है, कृषि होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि नहरी पानी तो मोनगढ़ तक तो इंदिरा गांधी भी जाके क्या होते, समापन की कगार पे होती है, ठीक है। तो यहाँ भूगर्भीय मतलब नीचे का भूमि का पानी मीठा है, इस कारण सबसे ज्यादा यहाँ क्या होती है, कृषि। तो यहाँ जो सेवण घास है, इस सेवण घास में एक पक्षी रहता है जिसका नाम आता है गोडावण पक्षी। कौन सा पक्षी, गोडावण पक्षी। अब ये गोडावण पक्षी इस सेवण घास में जो रहता है ना गुरुजी, अब ये सेवण घास में रहता है, तो अब रहेगा यहाँ, तो अंडे भी कहाँ देगा, इस सेवण घास में देगा। और अंडे देगा तो गुरुजी रहेगा तो इसकी शरण स्थली हो जाएगी, और अंडे देगा तो यहाँ बच्चे जन्मेंगे सबसे ज्यादा, तो प्रजनन स्थली हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब गोडावण की शरण और प्रजनन स्थली सेवण घास है। क्यों है, क्यों गोडावण रहता यही है, क्यों है, सबसे ज्यादा गोडावण के बच्चे यही होते हैं। तो मैं यहां एक नोट लगा के लिख देता हूं कि सर ये लो जी, गोडावण की शरण व प्रजनन स्थली सेवण घास है, सेवण, ठीक है। सेवण घास के अलावा यहां एक और घास आती है, लिल्लोण घास। ओब्लिक ना लगा के यहां कोमा लगा दे, ओब्लिक, हाँ, लिल्लोण घास। कौन सी घास, लिल्लोण घास। अब देखो, अगर गोडावण की शरण और प्रजनन सेवण घास है, तो पीछे क्वेश्चन आया कि गोडावण की पसंदीदार घास भोजन कौन सा है, तो ये बच्चों ने सेवण घास दिया था। भोजन इसका मूंगफली और तारा मीरा होगा सेवण का। यहां तक पता चल गया किसके बारे में, आपकी कौन सी, भूगर्भीय जल पट्टी लाठीसरी, जो मोनगढ़ पोखरण जैसलमेर में, जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर, चौड़ाई 60 किलोमीटर। घास यहाँ सेवण भी है, लिल्लोण भी है, राजस्थान में और भी घास है, ठीक है। सेवण है, अरड़ है, करड़ है, मुरड़ है, धामण है, रिजको है, साटियो है, झरिंटियो है, भ्रूंटियो है, बहुत सारी घासें हैं, ठीक है। परंतु ये सेवण घास के बारे में एक और चीज लिख देता हूं, मैं इंपॉर्टेंट करके लिख देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही है। जैसे मैं यहां कहूं राज्य की सबसे मीठी घास, राज्य की सबसे मीठी घास, राज्य की सबसे मीठी घास भी कौन सी है, सेवण ही है। कौन सी घास है, सेवण घास। ये आपके किसके बारे में चर्चा आ गई, ये आपकी चर्चा किसके बारे में आ गई जी, भूगर्भीय जल पट्टी में। और यही आपका एक चंदन नलकूप है, मैंने बता दिया, जैसलमेर के अंदर, जिसे थार का घड़ा कहते हैं, या दक्षिण में इसके बटाडू का कुआं भी है। ये आपकी किसके बारे में चर्चा होगी, सेवण घास के बारे में। चले अब नेक्स्ट अपने चलते हैं। इसके बाद जो यहाँ बालू का स्तूप है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं। चले आज अब मैं बात करूं यहां, अब एक शब्द आ ही गया, कौन सा गुरुजी, शब्द आ गया बालू का स्तूप। कौन सा, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप।
अब जो ये बालू का स्तूप मतलब रेत के टीले, जिसे धोरे कहते हैं आपके, और दरियान भी कहते हैं। अब ये बालू का सॉरी यार, बालू का स्तूप की अगर मैं बात करूं कौन कौन से हैं, वो भी चर्चा अपने करते हैं। ठीक है, बालू का स्तूप में एक तो आता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और एक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन पढ़े जाते हैं, जैसे मैं 1 नंबर पे लिख देता हूं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का मतलब होगा कि वो बालू का स्तूप, देखो यह बालू का स्तूप, यहां लिख देता हूं, यह बालू का स्तूप हवाओं के समकोण, यह बालू का स्तूप हवाओं के समकोण पर बनते हैं। यह बालू का स्तूप हवाओं के क्या बनते हैं? समकोण पे बनते हैं। मतलब समकोण पर अगर हवाओं का चल रहा है और ये समकोण पे बनेंगे तो वो कौन से होंगे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनेंगे कहां कहां? ये लो जी, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनेंगे कहां कहां? बाउंड्री से लग जाओ आप लोग, सिर्फ बाउंड्री से। अब कौन से बाउंड्री से लगे गुरु जी? एक तो आपका कौन सा हो जाएगा? बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर के बाद श्री गंगानगर, अपोजिट चलते रहो बाउंड्री पे। श्री गंगानगर से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से चूरू, चूरू से सिक्कर और झुंझुनू, सिक्कर और झुंझुनू। अब कई बार सिक्कर चूरू झुंझुनू ना देके यहां क्या लिखाता है? शेखावाटी क्षेत्र। सिक्कर चूरू झुंझुनू का मतलब शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र किसे कहते हैं? सिक्कर चूरू झुंझुनू को ही कहा जाता है। जैसे यहां मैंने बताया कि बाउंड्री पे चलो, ये देखो ये वही जिले हैं क्या गुरुजी? यहाँ देखो, यहाँ कौन सा जिला है आपका? बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू। तो ये सीमावर्ती। अब गुरुजी श्री गंगानगर तो कृषि योग्य भूमि है, बिल्कुल है, पर श्री गंगानगर में सुरतगढ़ बेल्ट के अंदर ये रेत के टीले बनेंगे। श्री गंगानगर में रावला आता है, वहां भी रेत के टीले हैं। चलें साथियों यहां तक। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे अपने चलते हैं। जैसे मैं बात करूं अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की, किसकी बात करूं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य की। अनुदैर्घ्य कोई रेखीय बालू का स्तूप कहेंगे, ठीक है। अनुदैर्घ्य कोई क्या कहेंगे? रेखीय बालू का स्तूप। अब रेखीय कोई अनुप्रस्थ, तो रेखीय को ही क्या कहेंगे? लाइनर। लाइनर कोई क्या कहेंगे साथियों? यहां तक हो गया। ये लो जी, चले अनुदैर्घ्य। एक बालू का स्तूप आ गया अनुदैर्घ्य। ये लो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनु थोड़ा सा सही नहीं लिखा जा रहा यार, रेड पट्टी के अंदर। अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अब ये अनुदैर्घ्य जो बालू का स्तूप है ये कहाँ बनेंगे? अनुदैर्घ्य जो बालू का स्तूप है ये बनेंगे कहाँ, और ये बनेंगे कैसे? यहां लिख देता हूं, यह बालू का स्तूप, यह
बालुका स्तूप हवाओं के समांतर बनता है। हवाओं के समांतर बनता है। हवाओं के समांतर मतलब वो क्या था, समकोण। समांतर मतलब एक लाइन जैसा बनता है। लाइन कोई लाइनर बालू का स्तूप कहेंगे। लाइन मतलब एक रेखा, रेखे बालू का स्तूप। और पौनावर्ती भी हो जाएगा। देखो इसे रेखीय लाइनर पौनावर्ती बालुका स्तूप भी कहते हैं। पवन के समांतर चलता है। समांतर बालू का स्तूप जो समांतर बनेंगे और इसे ही क्या कहेंगे, रेखा जैसा बनता है। रेखे इसे कहेंगे लाइनर, और इसे कहेंगे पौनावर्ती बालू का स्तूप। अब इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं इसके उपनामों की देखो इसके उपनाम उप या इसके प्रकार सीप है। क्या है? सीप। पवन विमुखी ठीक है। सीप हो गया, पवन विमुखी हो गया, वनस्पति युक्त हो गया। कौन सा हो गया? वनस्पति युक्त। ये कुछ सबसे हार्ड टाइप है। सबसे अगर डीप क्वेश्चन पहुंचा जाएगा ना भौतिक प्रदेश के अंदर, मरु प्रदेश से, तो यहां से आता है। सबसे समांतर बालू का स्तूप मतलब ये अनुधैर्य बालू का, जो धैर्य से चलेगा वो समान चलेगा। जो धैर्य से चलेगा वो समान चलेगा, और समान चलेगा तो बिल्कुल लाइन जैसा चलेगा। लाइन कोई लाइनर के लाइन है, जो रेखा भी है। तो गुरुजी, और पौनावर्ती, पवनों के समान पौनावर्ती, जैसे पवन चल रही है वैसे ये चलेगा। तो इसके उपनाम सीप इसी कहेंगे, पवन विमुखी भी इसी कहेंगे। वैसे ऐसे चल रहा है तो उल्टा भी यही कह देंगे। ठीक है। और गुरुजी वनस्पति युक्त, जो वनस्पति युक्त एरिया के अंदर भी होंगे। तो गुरुजी ये है कहाँ? ये लो जी, यह बालू का स्तूप रेड क्लिफ रेखा के सहारे। कहाँ है? रेड। अब रेड क्लिफ रेखा सहारे कौन? श्री गंगानगर से लेके आप लोग कहाँ तक आ जाओ, बाड़मेर तक आ जाओ बस। अरे एक उसमें चूरू के ऐड कर दो। जैसे मैं यहाँ लिख के देता हूँ, ऊपर तो नहीं आएगा। श्री गंगानगर है, बिल्कुल है। हाँ, बीकानेर है, बिल्कुल है। फलोदी है, बिल्कुल है। जैसलमेर है, बिल्कुल है। उसके बाद बाड़मेर है, बिल्कुल है। बाड़मेर के बाद एक और ऐड कर दो, चूरू को भी, बस। ये लो जी, ये बालू का स्तूप कौन सा होगा? अनुदैर्घ्य जो हवाओं के समांतर चलता है, अनुप्रस्थ जो हवाओं के समकोण पर बनता है। इसे सीप भी कहेंगे, पवन विमुखी भी कहेंगे, वनस्पति युक्त भी कहेंगे, और रुचि लाइनर भी इसे कहेंगे, रेखे भी इसे कहेंगे, और पौनावर्ती भी इसे कहेंगे। है कहाँ? रेड क्लिफ रेखा के सहारे। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे अपने चलते हैं। इसके बाद जो बालू का स्तूप आएगा,
एक मिनट रुकना बेटा। तो चलें आगे, आ जाओ आ जाओ। एक अब इसके बाद बालू का स्तूप आता है बरखान। कौन सा आ गया? बरखान बालू का स्तूप। बरखान को ही कहते हैं अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार को ही कहते हैं आपका जुत्ती नुमा। कौन सा? जुत्ती नुमा बालू का स्तूप। बालू का स्तूप। अब ये जो बालू का स्तूप है, बरखान को क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार। बरखान को मतलब इसकी शेप है ना आधे चांद जैसी है, इसी कारण इसकी शेप क्या हो जाएगी? जुत्ती के कार जैसी। ठीक है, जुत्ती के कार जैसी अर्धचंद्राकार। जैसे अपने पुष्कर झील की भी आकृति अर्धचंद्राकार जैसी है। अब गुरुजी ये बालू का स्तूप, इसमें थोड़ा ध्यान देना, यह सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होता है। क्या होता है? सर्वाधिक गतिशील। किलो जी, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप। अब सबसे ज्यादा गतिशील होगा, अनिश्चित बालू का स्तूप भी होगा, कोई निश्चित नहीं है कि यहां होगा, तो यहां लिख देता हूं अनिश्चित बालू का स्तूप। अनिश्चित बालू का स्तूप। अब गुरुजी अनिश्चित बालू का स्तूप है, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, तो इसे यह कह दूं सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप। जो सर्वाधिक आपका गतिशील भी है, अनिश्चित भी है, सर्वाधिक क्या होगा? ये नुकसानदायक बालू का स्तूप भी आपका यही होगा। तो गुरुजी इसके बाद अगर मैं बात करूं इस बालू का स्तूप के अंदर देखो अब है कहां? तो गुरुजी ये आपका चूरू में भी है, ये चूरू जैसलमेर में है, ये बीकानेर में भी है, ये जोधपुर के अंदर भी है, ये आपका शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र मतलब सिक्कर चूरू झुंझुनू के अंदर, ये आपका इस एरिया में बालू का स्तूप बनता है। अब ये सर्वाधिक गतिशील है, मतलब हवा आ रही है और तेज कटाव हो रहा है, आगे लेके जा रही है। हवा आ रही है, तेज कटाव आगे लेके जा रही है मिट्टी को, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? रेगिस्तान मार्च। यह सर्वाधिक मिट्टी का कटाव करता है। यहां लिख दो, यह सर्वाधिक मिट्टी का कटाव करती है और करता है जिसे
रेगिस्तान मार्च कहते हैं, रेगिस्तान मार्च कहते हैं। मतलब जो दिन प्रतिदिन मिट्टी का कटाव हो उसे रेगिस्तान मार्च कहते हैं। और हवा द्वारा मिट्टी का अप्रतिदिन, हवा द्वारा अगर कहीं मिट्टी का कटाव हो रहा है तो उसे रेगिस्तान मार्च कहेंगे। ठीक है, इस समय ये बालू का स्तूप करेगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लगाओ, फिर आगे नेक्स्ट बालू का स्तूप के बारे में अपने चर्चा करते हैं। अब गुरुजी श्री राम, हर हर महादेव। लग गया यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप लोगों को? चलें, ये अगर हो गया तो इसके बाद देख लें। तारानुमा बालू का स्तूप, एक आता है तारानुमा, तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा बालू का जो स्तूप है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये लो, तारानुमा बालू। तारानुमा बालू का स्तूप अनियमित हवा प्रभाव से बनता है। यह बालू का स्तूप अनियमित हवाओं के प्रवाह से बनता है। अनियमित प्रवाह से क्या है, बनता है। कौन सा बालू का स्तूप? तारानुमा। अब कम से कम 3 तरफ से हवा आनी चाहिए, कम से कम 3 तरफ हवा का प्रवाह होना चाहिए। अब गुरुजी ये बनता कैसे? मतलब रेत का टीला है, ये रेत का टीला, इधर तरफ से हवा का प्रेशर, इधर से ही हवा का प्रेशर, इधर से, तो ये आगे मिट्टी धंस जाएगी, ये भी आगे मिट्टी, ये भी आगे मिट्टी। अब रह कौन सा गया? ये जो रह गया कौन सा? स्टार तरीके का। मतलब ये कॉर्नर रह जाएगा, ये कॉर्नर रह जाएगा, ये कॉर्नर रह जाएगा, ये कॉर्नर, ये। अब इसको रेड वाले को देखो, क्या ये स्टार जैसा दिखाई देता है? बिल्कुल दे रहा है। अब दे रहा है, इसी कारण ये बालू का स्तूप कौन सा हो जाएगा? तारानुमा बालू का। अब ये बनता कहाँ है? ये गुरुजी श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर एरिया, बीकानेर एरिया, श्री गंगानगर, चूरू और बीकानेर एरिया में बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे चर्चा चलते हैं। श्री गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया और चूरू हो गया। इसमें बीकानेर नहीं आएगा, जैसलमेर करो यार, दोनों कट कर दो। जैसलमेर मोनगढ़ एरिया एक ही आएगा, श्री गंगानगर और जैसलमेर। जैसलमेर, अब जैसलमेर में कौन सा? मोनगढ़ पोखरण एरिया आ जाएगा, श्री गंगानगर में सुरतगढ़ एरिया आ जाएगा। वो थोड़ा बाय मिस्टेक लिखा गया, देख लो इसमें। अब यहां तक है, आपको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट बालू का स्तूप भी अपने करते हैं। चले, इसके बाद एक बालू का स्तूप आता है नेटवर्क। कौन सा आता है? नेटवर्क बालू का स्तूप। समझ में तो आ रहा है ना? 1-2 बार बालू का स्तूप की प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा। एक आपका कौन सा आता है? नेटवर्क बालू का स्तूप। एक बार रिपीट और करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप जो है, ये कैसे बनेगा? नेटवर्क बालू का स्तूप जो आपका है, वो नेटवर्क बालू का स्तूप जो है, ये बनेगा कैसे? नेटवर्क जो बालू का स्तूप है कैसे बनेगा? मतलब छोटे छोटे बालू का स्तूप का समूह, छोटे
छोटे छोटे बालू का स्तूप का समूह है जो एक बड़े बालू का स्तूप के किनारे बने। मतलब जो छोटे छोटे बालू का स्तूप के समूह है, मतलब काफी छोटे छोटे बालू का स्तूप, एक बड़ा बालू का स्तूप उसके किनारे बन जाए, वो कौन सा होगा? नेटवर्क बालू का स्तूप हो जाएगा। अब ये बनेगा कहां गुरुजी? ये बनेगा हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र। यह है बालू का स्तूप हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र में बनता है। हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र में बनता है। इसका उतार के लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब छोटे छोटे स्तूप का एक समूह है जो एक अन्य बालू का स्तूप के किनारे भी बने या एक तरफ बन जाए, वो क्या होता है? नेटवर्क बालू का स्तूप, और हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र। इसका स्क्रीनशॉट लगा लो। चले अच्छा, एक आता है नेबखां बालू का स्तूप। नेबखां बालू का स्तूप। नेबखां जो बालू का स्तूप है, ये कहां बनेगा? सॉरी, 2 जगह टिक हो गया। नेबखां बालू का स्तूप। नेबखां बालू का स्तूप वो बालू का स्तूप होता है जो, देखो, छोटी वनस्पति के किनारे या कोई मर्त कंकाल के किनारे मिट्टी का जमाव। तो वनस्पति या छोटी वनस्पति, जो मर्जी लिख लो, वनस्पति या छोटी वनस्पति के एक तरफ बनने वाले बालू का स्तूप। चलिए, मर्त कंकाल भी हो सकता है, मतलब कोई अवरोध का कारण हो। यहां लिख दो छोटी वनस्पति। छोटी वनस्पति के किनारे मिट्टी का जमाव या मर्त कंकाल के किनारे मिट्टी का जमाव, वो क्या कहलाता है? नेबखां। अब नेबखां है कहां? संपूर्ण मरु प्रदेश में। संपूर्ण मरु प्रदेश में कौन सा बालू का स्तूप है? नेबखां बालू का स्तूप। छोटे छोटे वनस्पतियों के किनारे हर जगह ही बन सकता है ये तो बालू का स्तूप। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं अपने जल्दी से। चले, चलो जी। एक आपका इसी नेबखां का ही एक प्रकार आता है। कौन सा बालू का स्तूप? सबर काफिस। कौन सा? सबर काफिस। ये लो जी, सबर काफिज बालू का स्तूप। सबर काफिस जो बालू का स्तूप है, ये नेबखां का एक प्रकार है। यहां मैं लिख देता हूं, यह बालू का स्तूप
यह बालू का स्तूप, यह बालू का स्तूप मेबखां का ही मेबखां का ही विस्तारित रूप है, विस्तारित रूप है। अब गुरुजी इसका मतलब नेबखां का एक छोटी छोटी वनस्पतियों के किनारे बनने वाला छोटी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है। अब वो एक बड़ा रूप है, वो कौन सा? सबर काफिस। अब इसकी लोकेशन अच्छे से देख लेना। क्यों गुरुजी? आप तक अभी तक जो बाउंड्री पे चल रहे थे, ठीक है, मध्य प्रदेश, पर ये आपका अजमेर, जयपुर, ठीक है, और डीडवाना इस एरिया में बनेगा। अभी तक जयपुर और अजमेर पुष्कर वाला एरिया नहीं है, ये पुष्कर वाले बेल्ट में बनेगा, ठीक है। कौन सा? सबर काफिस। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे अपने चलते हैं। यहाँ एक सिक्कर हो गया, सिक्कर और कर दो, सिक्कर, सिक्कर हर्ष माता की पहाड़ियां, वहां बनेगा, ठीक है, हो गया। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चले, एक बालू का स्तूप आता है, पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप का मतलब क्या होगा? ये लो जी, पैराबोलिक बालू का स्तूप, यह बालू का स्तूप महिलाओं की हेयर पिन जैसा होता है, महिलाओं की हेयर पिन जैसा होता है, महिलाओं की हेयर पिन जैसा होता है, मतलब उल्टा यू आकार का, उल्टा यू आकार का। आपको एक चीज का होता है, का होता है। अब उल्टे यू आकार का बालू का स्तूप तो कौन सा है? पैराबोलिक। यहां एक हट के और नोट लगा के लिख देता हूं, उल्टा यू और वी आकार की नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? माही नदी। उल्टा यू और उल्टा वी आकार की नदी कौन सी है? माही। उल्टा यू आकार का बालू का स्तूप कौन सा है? पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये संपूर्ण मरु प्रदेश में, संपूर्ण मरु प्रदेश में ये कौन सा? ठीक है, संपूर्ण मरु। अब एक बालू का स्तूप और आता है लास्टी उर्मी का। कौन सा बालू का स्तूप? उर्मी का। उर्मी का बालू का स्तूप। उर्मी का बालू का स्तूप का मतलब क्या होगा? उर्मी का, ये मंद मंद हवाओं से बनता है। यह बालू का स्तूप मंद मंद हवाओं से बनता है। कहाँ बनता है? मंद मंद हवाओं से बनता है। मंद मंद हवाओं से बनता है, बनता है। ये आपके जो बालू का स्तूप है, ये क्या होगी? कंप्लीट होगी। क्या होगी? कंप्लीट। जितने बालू का स्तूप थे। अब अगर मैं बात करूं तो अपने मंद मंद हवाओं से बनता है, मंद मंद हवाओं से यह बालू का स्तूप बनता है। धीमे धीमे ये कंप्लीट एरिया में। अब देखो कितने बालू का स्तूप कर लिए मैंने। मरु प्रदेश को स्टार्ट किया, शुष्क और अर्धशुष्क को, इनके बारे में टाइप बताई, इसको अपने कर रहे हैं, फिर इसको भी करेंगे, ठीक है। अब गुरुजी ये जो बालू का स्तूप थे जितने, ये इसके क्षेत्र का बता दिया। ये
भूगर्भीय जल पट्टी का बता दिया कि मीठे पानी की जल पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी है, मोहनगढ़ पोखरण से है, 80 किलोमीटर है, चौड़ाई 60 किलोमीटर है, सेवन घास है, यहाँ लीलोण घास भी है, गोडावण पक्षी है, गोडावण पक्षी की शरण स्थली प्रजन स्थली भी इसे कहा जाता है। उसके बाद बालू का स्तूप में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो हवाओं के समकोण पे बने। अब गुरुजी एरिया कौन सा है, बाउंड्री वाला एरिया लग जाना, शेखावाटी क्षेत्र लग जाना, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरूवाड़ा, झुंझुनू रोड, सिकरवाड़ा। अब उसके बाद अनुधैर्य बालू का स्तूप जिसे रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं, लाइनर बालू का स्तूप कहते हैं, पवन मुखी भी बालू का स्तूप कहते हैं, इसको सीप भी कहते हैं, इसको आपके पवन विमुखी भी कहते हैं, वनस्पति युक्त भी कहते हैं। यह बालू का स्तूप रेड क्लिफ रेखा के सहारे है और एक आपका चूरी एरिया और ऐड कर देना। उसके बाद बात करें बरखान अर्धचंद्राकार जुत्तीनुमा बालू का स्तूप है, ये आपका चूरू है, जैसलमेर है, बीकानेर और जोधपुर शेखावाटी क्षेत्र के अंदर है। यह सर्वाधिक गतिशील है, सर्वाधिक अनिश्चित है, सर्वाधिक नुकसानदायक लिखा हुआ नहीं, हाँ नुकसानदायक बालू का स्तूप है। यह सर्वाधिक मिट्टी का कटाव करता है जिसे रेगिस्तान मार्च कहते हैं। ये लो जी। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ, ये लो, उसके बाद आपका तारानुमा बालू का स्तूप जो विभिन्न हवाओं के द्वारा बनता है, ठीक है, कम से कम 3 तरफ हवा होनी चाहिए। उसके बाद ये नेटवर्क बालू का स्तूप जो छोटे छोटे बालू का स्तूप का एक समूह है जो एक बालू का स्तूप के किनारे बनता है। हाँ, उसके बाद नेबखा बालू का स्तूप किसी मर्त कंकाल या छोटी वनस्पति के किनारे मिट्टी का जवाब होता है। उसके बाद आपका सबर काफी से ये नेबखा का ही बड़ा रूप है, विस्तृत रूप है। उसके बाद आपका कौन सा आता है, पैराबोलिक बालू का स्तूप जो महिलाओं के हेयर पिन जैसा होता है, उल्टा आकार का होता है बालू का स्तूप। और उल्टा आकार की नदी की बात करें, युग जैसी उल्टी यू जैसी आकार की, तो गुरुजी वो कौन सी हो जाएगी, माही नदी। उसके बाद उर्मी का बालू का मंद मंद हवाओं से ऐसे लहरदार पट्टी सी बनती है ना, वो। अब थोड़ा ध्यान देना, इसको पूरा ही कर देता हूं। ये कौन सा, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, इसमें आ जाओ, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। अब बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में आप लोग पढ़ोगे ना, तो यहां देखो, इसका कोई ज्यादा विशेष नहीं है, पर फिर भी करना तो देखो अति अनिवार्य है। बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। अब बालू का स्तूप जो मुक्त क्षेत्र है वो कौन सा है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की मैं बात करूं, यह बालू का स्तूप ये जो एरिया है, यहां प्राकृतिक गैस, ठीक है, पेट्रोलियम, ठीक है, हाँ, आपका ग्रेनाइट की अधिकता है। मतलब इस एरिया में जो है, जो तेल के भंडार सबसे ज़्यादा है, खनिज यहाँ सबसे ज़्यादा है। ये जो एरिया जैसलमेर के चारों तरफ का एरिया है, मैं यहाँ लिख दूँ, ये है जैसलमेर के चारों तरफ 65-70 किलोमीटर का विस्तार लिखते हैं, विस्तार क्षेत्र है। अब यहाँ खनिज तेल भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है, प्राकृतिक गैस भी मिलता है, चूना पत्थर भी मिलता है, और यहाँ येलो कलर के पत्थर भी मिलते हैं। यहाँ गुरुजी खनिज ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये अपना जो शुष्क बेल्ट था आज वो हो गया कंप्लीट। शुष्क बेल्ट के अंदर बालू का स्तूप युक्त भी क्षेत्र भी हो गया, बालू का स्तूप मुक्त भी क्षेत्र भी हो गया। कल की क्लास में अपने करेंगे अर्ध शुष्क क्षेत्र को। तो उम्मीद करूंगा कि अच्छा समझ में आया। बाकी चर्चा कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।